इस क्लास में हम लोग वेव मोशन को ब्रीफली समराइज करेंगे। वेव मोशन जो कि 11th में ऑलरेडी तुम लोगों को पढ़ना था, उसकी ब्रीफ समरी क्लास में डिस्कस करनी है। ठीक, उसके मेन पॉइंट्स क्लास में आ जाएंगे और इनमें से कुछ पॉइंट्स वेव ऑप्टिक्स में रेडिली यूज होंगी। यहाँ पे कोई भी डेरिवेशन मैं यहाँ पर नहीं दिखाने जा रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन रिजल्ट्स जो भी आए थे पहले, वो सारे रिजल्ट्स यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। ठीक है, और हम सारी चीजें स्ट्रिंग वेव की बेसिस पर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है इस स्ट्रिंग मीडियम से। हमारे पास एक स्ट्रिंग मीडियम है, ठीक है, और उस स्ट्रिंग मीडियम के पार्टिकल को हम डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट से स्ट्रिंग के ऊपर यहाँ पर इस तरह से ये पार्टिकल्स है। ठीक है, इसको जूम करके इमेजिन करो कि इसके अलग अलग पार्टिकल्स मैं दूर दूर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे एंड वाले पार्टिकल को हम इमेजिन करना है तुम्हें कि एक बार ऊपर अपवर्ड और एक बार नीचे डाउनवर्ड मोशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, एक अप डाउन का एक जर्क प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद जो पहला वाला पार्टिकल होगा वो कुछ यहाँ पर आ जाएगा और बाकी वाले पार्टिकल्स तक ये मोशन अभी लेटेस्ट से नहीं पहुंचा होगा। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रिंग की जो शेप होगी वो कुछ यूं हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये सारे पार्टिकल्स आपस में इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्ट्रिंग की वजह से कनेक्टेड है, तो जब हम फर्स्ट पार्टिकल को पुल करेंगे तो ये वाला पार्टिकल अपने नेक्स्ट पार्टिकल को पुल करेगा इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से, और बिल्कुल वैसे ही फोर्स अप्लाई करेगा जैसा फोर्स हमने एक्सटर्नली फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से इसके नेक्स्ट, इसके बाद वाला जो पार्टिकल है ना, इसके इस पार्टिकल का मोशन जैसे हमने प्रोवाइड किया है, इसके बाद वाले पार्टिकल का मोशन भी एग्जैक्टली वैसा ही होगा कुछ देर के बाद। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कुछ देर के बाद ये एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचा है, तो उसके बाद उसके और कुछ देर के बाद सेकेंड पार्टिकल एक्सट्रीम पर पहुंचेगा, लेकिन इतनी देर में फर्स्ट पार्टिकल वापस मीन पर आ गया है और बाकी पार्टिकल्स तक ये डिस्टरबेंस नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रिंग की जो शेप होगी कुछ इस तरह की हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो फर्स्ट पार्टिकल है ना, ये तो यहीं पर रहेगा, इसको कॉपी करके सेकेंड पार्टिकल अब, ठीक है, वापस हर नेक्स्ट पार्टिकल जो है ना अपने प्रीवियस पार्टिकल का मोशन कॉपी करेगा। तो ये जो नेक्स्ट पार्टिकल है ये मीन पर आएगा, लेकिन इसको देख करके इसका जो नेक्स्ट पार्टिकल है ये एक्सट्रीम पर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल एक्सट्रीम पर, और बाकी पार्टिकल सारे कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, और इसी तरह से मैं सिर्फ पार्टिकल्स को ड्रॉ करूं तो थर्ड पार्टिकल मीन पर, फोर्थ पार्टिकल एक्सट्रीम पर, और ये डिस्टरबेंस आगे नहीं गई होगी तो मीडियम के पार्टिकल्स का मोशन कुछ ऐसा होगा, और फिर उसी तरह से फोर्थ पार्टिकल अब मीन पे आ जाएगी, फिफ्थ पार्टिकल एक्सट्रीम पर। ठीक है, और ओवरऑल स्ट्रिंग की जो शेप है हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से ये जो अप डाउन जर्क मोशन है ये मीडियम के अलोंग इस तरह से आगे ट्रैवल करता चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वेव मोशन को समझने के लिए सर, और सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल भी है, क्योंकि इसमें वेव मोशन सिंगल डायरेक्शन के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है। हम बोलते हैं कि वे, हाँ सर जो ये पार्टिकल है ना, सर ये इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से अगले वाले पार्टिकल को पुल करता है ना। इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड इनर्शियल प्रॉपर्टी।
यस सर। सर लेकिन हम बोल सकते हैं मतलब ये पॉइंट जो है सिमेट्रिक है दोनों साइड के लिए, फिर ये दोनों साइड से सर इनको करना चाहिए ना पुल। देखो ये जो एंड वाला पार्टिकल है ना, ठीक है, इसके ऊपर जब हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इधर से भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है उसके इफेक्ट की वजह से ये अप डाउन मोशन कर रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पार्टिकल के ऊपर भी ना दोनों साइड से वैसा ही फोर्स एक्ट कर रहा है जैसे कि पहले पार्टिकल के ऊपर एक्ट किया था, ठीक है। तो हर पार्टिकल के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है ना उसकी वजह से ये अप डाउन मोशन है, तो ये सिर्फ नहीं है कि इसके लेफ्ट साइड वाला ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि स्टार्ट तो यहीं से हुआ था, इसीलिए मैं लेफ्ट साइड से मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझना है कि जो पार्टिकल का रिजल्टेंट मोशन हो रहा है वो ओवरऑल पूरे स्ट्रिंग के कंप्लीट इफेक्ट की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा था कि हम बोलते हैं कि वेव मोशन ऐसा मोशन है जिसमें कि हर नेक्स्ट पार्टिकल प्रीवियस पार्टिकल का मोशन एग्जैक्टली कॉपी करता है, ठीक है, ड्यू टू इलास्टिक एंड इनर्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। और ये कॉपी साइमल्टेनियसली नहीं करता है, कॉपी करने में कुछ कुछ लैग आता है, ठीक है। तो जैसा मोशन पहला वाला पार्टिकल का उसके कुछ देर के बाद नेक्स्ट पार्टिकल, उसके कुछ देर के बाद नेक्स्ट पार्टिकल, लेकिन ये मोशन मीडियम के अलोंग कॉपी होता जाएगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं हमने एनर्जी तो फर्स्ट पार्टिकल को प्रोवाइड की थी, लेकिन ये एनर्जी मीडियम के अलोंग, ठीक है, आगे प्रोपेगेट करती है विदाउट इंडिविजुअल मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। हर पार्टिकल अपनी जगह पे ही ऑसिलेट, अपनी जगह पर ही डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन डिस्टर्बेंस मीडियम के अलोंग ट्रैवल कर रही है, ठीक है, या एनर्जी मीडियम के अलोंग ट्रैवल कर रही है। इसका अगला पार्ट होता है, ये तो वेव मोशन क्या होता है हमें एक रफ आइडिया पता चल गया। अब वेव मोशन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो वेव मोशन की इक्वेशन बताने का मतलब होता है कि इस मीडियम के सारे पार्टिकल्स की, पहले पार्टिकल की, दूसरे पार्टिकल की, हर एक पार्टिकल की पोजीशन अगर हम किसी भी जनरल टी टाइम पे बता पाते हैं तो ये वेव मोशन की इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है। तो हमें किसी भी जनरल पार्टिकल एक्स डिस्टेंस पर किसी भी जनरल टाइम पे कहाँ पर होगा अगर पता चल जाता है, मतलब कि मीडियम के सारे पार्टिकल की पोजीशन हमें पता है, और यही वेव मोशन की इक्वेशन कहलाएगी, ठीक है, ठीक है। वेव मोशन क्या होता है इसका थोड़ा बहुत आइडिया लगने के बाद हमें ये भी अच्छे से पता चल जाता है कि ये डिस्टरबेंस मीडियम के अलोंग किस स्पीड से ट्रैवल करेगी वो सोनली मीडियम की प्रॉपर्टी होगी, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। हम तो एक एंड को अप डाउन मान लो ऑसिलेट करेंगे, लेकिन ये जो ऑसिलेशन है मीडियम के अलोंग कितनी स्पीड से आगे जाएगा वो सिर्फ मीडियम की प्रॉपर्टीज डिसाइड करेंगी। अगर ज्यादा टॉर्ट स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग मान लो थिक है, डेंस है, उसके लिए हो सकता है स्पीड ज्यादा होगी, और अगर बिल्कुल लाइट स्ट्रिंग है और उसमें टेंशन भी मान लो कम है, और बिल्कुल उसी तरह से हम एंड पार्टिकल को ऑसिलेट करें जैसे कि पिछले केस में किया था, ठीक है। दो अलग अलग स्ट्रिंग लिया, एक थिक स्ट्रिंग लिया, थिन स्ट्रिंग लिया, थिक स्ट्रिंग को जैसे ऑसिलेट करें वैसे थिन स्ट्रिंग को ऑसिलेट, लेकिन उन दोनों स्ट्रिंग्स में वेव के ट्रैवल करने की स्पीड सेम नहीं होगी, ठीक है। जिससे पता चलता है कि वेव मोशन की जो स्पीड होती है वो सोनली मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो वेव मोशन की स्पीड मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अब वेव मोशन की इक्वेशन क्या होगी, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट, अभी तक तो सिर्फ थ्योरेटिकल डिस्कशन था, सबसे पहला पॉइंट आता है इक्वेशन ऑफ वेव, इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, ठीक है। तो ये ओरिजिन वाला पार्टिकल है और ये स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग हम अज्यूम करें इंफिनिटी तक मान लो आगे एक्सटेंड करें, मतलब बहुत लॉन्ग स्ट्रिंग है, ठीक है। हम ओरिजिन वाले पार्टिकल को, ठीक है, किसी तरह से डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। ओरिजिन वाले पार्टिकल की पोजीशन x इज इक्वल 0, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो x इक्वल 0 वाले पार्टिकल की पोजीशन किसी भी t टाइम में लेटेस्ट से ft है,
ठीक है। किसी भी टी टाइम में अगर हमें टाइम बता दिया जाएगा तो हमें फंक्शन गिवन है, हमें ओरिजिन वाले पार्टिकल का मोशन पता है, ठीक है। लेकिन हम मीडियम के हर एक पार्टिकल का मोशन बताना चाहते हैं। मीडियम के हर एक पार्टिकल का मोशन बताने के लिए हम ऐसे सोचते हैं कि देखो ओरिजिन वाले पार्टिकल का मोशन अगर हमें पता है, क्योंकि ओरिजिन वाले पार्टिकल को हम खुद से मान लो डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। तो ओरिजिन वाले पार्टिकल का मोशन अगर हमें पता है तो हर एक पार्टिकल का मोशन बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा ओरिजिन वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा, या जैसे जैसा मोशन ओरिजिन वाला पार्टिकल करेगा, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से बाकी पार्टिकल्स भी मोशन करेंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसको हम सोचते हैं कि मैथमेटिकली हम चाहते हैं कि ऐसा पार्टिकल जो कि ओरिजिन से, ठीक है, जो कि ओरिजिन से, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पर है, इस पार्टिकल की पोजीशन, किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस वाले पार्टिकल की पोजीशन हमें टी टाइम पे बतानी है, ठीक है। किसी भी जनरल एक्स डिस्टेंस वाले पार्टिकल की पोजीशन अगर हम किसी जनरल टी टाइम पे बता पाते हैं, इसका मतलब होगा कि मीडियम के हर एक पार्टिकल की पोजीशन हमें हर एक टाइम पे पता है, मतलब कि वेव मोशन की इक्वेशन हमें पता है, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस वाले पार्टिकल की पोजीशन टी टाइम पे कहाँ होगी हमें पता लगानी है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि एक्स डिस्टेंस वाले पार्टिकल की पोजीशन टी टाइम पर वहीं पर होगी जहां पर कभी ओरिजिन वाला पार्टिकल था, जहां पर ओरिजिन वाला पार्टिकल था टी से एक्स बाई वी टाइम पहले। इसको समझो, यहाँ पर जो भी डिस्टरबेंस था ना, उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वो एक्स अपॉन वी टाइम लगेगा। डिस्टेंस एक्स है, स्पीड वी है, तो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस तक किसी भी डिस्टरबेंस को ट्रैवल करने में एक्स बाई वी टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हें मान लो 12 सेकेंड पे एक्स डिस्टेंस वाले पार्टिकल की पोजीशन चाहिए, तो 12 सेकेंड से 12 माइनस एक्स बाई वी टाइम पर देख लो ओरिजिन वाला पार्टिकल था, वहीं पर 12 सेकेंड पर ओरिजिन वाला पार्टिकल होगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, ओरिजिन पर जो डिस्टरबेंस है, ठीक है, एट एनी टाइम, इसको मान लो टी टाइम पर है, तो इस ओरिजिन वाले डिस्टरबेंस को ना यहाँ से एक्स डिस्टेंस तक जाने में वो टी प्लस एक्स बाई वी टाइम लगता है, ठीक है। सॉरी, ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस जाने में पार्टिकल को एक्स बाई वी टाइम लगता है, तो टी टाइम में कोई डिस्टरबेंस है, वो डिस्टरबेंस टी प्लस एक्स बाई वी टाइम में एक्स डिस्टेंस आगे पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर ये तुम समझ पा रहे हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ पा रहे हो, तो इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्स डिस्टेंस वाले पार्टिकल की पोजीशन टी टाइम में वहीं पर होगी जहां से टी से एक्स माइनस वी टाइम पहले ओरिजिन वाले पार्टिकल की पोजीशन है, ठीक है, जिसको कि हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख रहे हैं। इस एक्सप्रेशन को एक मिनट के लिए देखो, फिर मैं आगे बताता हूँ। और किसी भी टाइम में ओरिजिन वाला पार्टिकल कहाँ पर होगा वो हमें पहले से बता दिया गया, टी टाइम में ओरिजिन वाला पार्टिकल एफ टी पर होगा, तो टी माइनस एक्स बाई वी टाइम में ओरिजिन वाला पार्टिकल कहाँ पर होगा, वो एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी पर होगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको फिर से मैं यहाँ पर ओरिजिन, सॉरी, एक्स डिस्टेंस वाले पार्टिकल की पोजीशन टी टाइम पर इक्वल होगी ओरिजिन वाले पार्टिकल की पोजीशन टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पर, और टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पर ओरिजिन वाले पार्टिकल की पोजीशन होगी एफ टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। और ये कहलाती है स्टैंडर्ड, ठीक है, इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। कोई भी ऐसी इक्वेशन जो कि टी माइनस एक्स बाई वी का फंक्शन हो, वो हमेशा एक वेव को रिप्रेजेंट करेगी,
ठीक है, जिसमें v वेलोसिटी ऑफ वेव रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई फंक्शन मान लो t माइनस एक्स बाई वी का है, t माइनस एक्स बाई वी का, v की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो वो ऑटोमेटिकली ना t vt माइनस एक्स बाई वी का भी फंक्शन होगा। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली vt माइनस v तो कांस्टेंट है, vt माइनस एक्स का भी फंक्शन होगा। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, x माइनस vt का भी फंक्शन होगा। ठीक है, तो इन इफेक्ट हम बोल सकते हैं ऐसा कोई भी फंक्शन जो कि, इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, ऐसा कोई भी फंक्शन जो कि ax प्लस bt इस फॉर्म में हो, वो सारे फंक्शंस वेव मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ax प्लस bt, मतलब x और टाइम का ना, पोजीशन और टाइम का लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो हमेशा वो वेव मोशन ही होगा। अगर प्लस होता है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले, नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करने वाले वेव मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, और माइनस होता है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करने वाले वेव मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। तुम नोटिस करोगे कि यहाँ पर हमने ना अज्यूम किया था कि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रही है। उस केस के लिए वेव मोशन की जो इक्वेशन है वो ऑफ द फॉर्म फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी की तरह आई है। अगर हम यही काम तो यहाँ पे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले वेव के लिए इक्वेशन हम डिड्यूस कर रहे थे, और वो t माइनस एक्स बाई वी के फॉर्म में आई है। अगर यही काम हम नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले वेव के लिए करते तो ये जो इक्वेशन आती ना वो t प्लस एक्स बाई वी हो जाती। ठीक है, तो इसको समराइज करके इस तरह से बोलते हैं कि ऐसा कोई भी फंक्शन जो x और t का लीनियर कॉम्बिनेशन है वो वेव मोशन होगा, लेकिन उसके बीच में अगर प्लस है, ठीक है, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले वेव को रिप्रेजेंट करेगा, और प्लस है और इसके बीच में अगर माइनस है तो देखो x और t अगर माइनस है इनके बीच में, हो सकता है कि bt माइनस ax हो या फिर ax माइनस bt हो, कुछ भी हो, लेकिन x और t माइनस से अगर रिलेटेड है तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ट्रैवल करने वाले वेव को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर इनके बीच में प्लस है तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करने वाले वेव को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, along negative axis, along positive axis। ठीक है, ठीक है, ये तो जनरल सर इक्वेशन हो गई वेव मोशन की। हाँ सर अगर bt माइनस ax होगा, हाँ, तो अरे देखो, अगर कोई फंक्शन कुछ ऐसा है, मान लो साइन ऑफ y इक्वल्स साइन ऑफ x माइनस 3t। ठीक है, वेव मोशन है, ठीक है, क्योंकि x और t का लीनियर कॉम्बिनेशन है, x और t के लीनियर कॉम्बिनेशन का फंक्शन है ये कंप्लीट फंक्शन, वेव मोशन तो है। तो अगर ये x माइनस थ्री टी है ना, इसको हम हमेशा थ्री टी माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो अगर ये x माइनस थ्री टी का फंक्शन है तो थ्री टी माइनस एक्स का भी फंक्शन है, लेकिन ये थ्री टी प्लस एक्स का फंक्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दोनों वेव जो है ना, ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाले वेव को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, ऑटोमेटिकली ये इसका भी फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन होने का मतलब है कि उस वेरिएबल के टर्म में हम कंप्लीट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर पाए, उसके अलावा कोई भी एक्स और टी अलग से नहीं बचे। इसको तुम अगर कोई नया वेरिएबल मान लो, इसको तुम थीटा कहते हो, तो कंप्लीट एक्सप्रेशन थीटा की तरह आ गया ना, हम बोल सकते हैं ये साइन माइनस थीटा थीटा का फंक्शन है। ठीक है, मतलब कि ये वेव मोशन है, और ये माइनस है इसके बीच में, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल करने वाली वेव है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो था इक्वेशन ऑफ वेव। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, नेक्स्ट ये किसी भी जनरल वेव मोशन की इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में होगी। इसको फंक्शन ऑफ लिख देते हैं। ठीक है, किसी भी जनरल
वेव मोशन की इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में होगी, वन डायमेंशनल में, ठीक है। ओके, और वेव मोशन की इक्वेशन को देख करके हम वेव की स्पीड भी पता लगा सकते हैं, वेव किस तरफ किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और वेव की स्पीड कितनी है, ये दोनों चीजें बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अगर वेव स्ट्रिंग मीडियम में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो वेव के ट्रैवल करने की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर किसी स्ट्रिंग मीडियम में, ठीक है, वेव ट्रैवल कर रही होती है, तो इसका मतलब होता है कि उसके जो पार्टिकल्स है ना, उसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो आगे पीछे नहीं जा रहे, वो तो अपनी जगह पे अप डाउन, ठीक है, अप डाउन ऑसिलेट कर रहे होंगे, मतलब उसी तरह से मूव कर देंगे जैसे हम फर्स्ट पार्टिकल को मूव कराए होंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन जब तुम पहले पार्टिकल को डिस्टर्ब करो, वैसा ही मोशन दूसरा पार्टिकल, वैसा ही मोशन तीसरा पार्टिकल, तो ओवरऑल जो है ना डिस्टर्बेंस यहाँ से इधर कॉपी होगी। तो डिस्टर्बेंस कितनी स्पीड से आगे ट्रैवल कर रही है या एनर्जी कितनी स्पीड से आगे ट्रैवल कर रही है, उसी को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। पार्टिकल की स्पीड अलग है, वो वाई एक्सिस के अलोंग सिर्फ मूव कर रही है और वेव एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रहा है। तो वेव की स्पीड कितनी होगी, वो सिंपल मैकेनिक्स अप्लाई करके, किसी भी पार्टिकल के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करके हम वेव की स्पीड का पता लगाते हैं फॉर स्ट्रिंग मीडियम। स्ट्रिंग के लिए वेव की स्पीड आती है, हम डिराइव करते हैं, स्ट्रिंग के लिए वेव की स्पीड आती है, v स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ वेव, होती है t अपॉन म्यू के, जहां पर t क्या है, t स्टैंड्स फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड म्यू स्टैंड्स फॉर, ठीक है, म्यू स्टैंड्स फॉर व्हाट, लीनियर मास डेंसिटी। यहाँ पे लैम्डा लीनियर मास डेंसिटी के लिए नहीं यूज करें क्योंकि लैम्डा हम वेवलेंथ के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो म्यू यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है, यूनिट लेंथ में कितना मास है उसकी उसकी लीनियर मास डेंसिटी को म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है कि स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ठीक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी की बेसिस पे सारे तुम्हारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कहलाता है सिंपल हार्मोनिक वेव, सिंपल हार्मोनिक वेव, ये सिंपल हार्मोनिक वेव का मतलब होता है कि अगर हम ओरिजिन वाले पार्टिकल को बिल्कुल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कराना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ये जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है, ओरिजिन वाले पार्टिकल को अगर बिल्कुल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कराना स्टार्ट कर दें, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो मैं याद दिला देता हूँ, ए सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसका मतलब होता है ये एसएचएम करने वाला पार्टिकल जिस सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होगा उस सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और ये फाई रिप्रेजेंट करता है इनिशियल फेज, ये एसएचएम करने वाला पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, वो अगर ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तो तब तो फेज जीरो है, लेकिन मान लो कहीं a/2 से स्टार्ट कर रहा है या a/√2 से स्टार्ट कर रहा है, तो उसका इनिशियल फेज कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। इनिशियल फेज रिप्रेजेंट करता है कि एसएचएम करने वाले पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग जो सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल है वो कितने एंगल से अपना इनिशियल कितने एंगल से अपना सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो एसएचएम के लिए ए का मतलब एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि उस एसएचएम के करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी, और ये ओमेगा टी प्लस फाइव साइन के आगे ये जो पूरा टर्म होता है ये कहलाता है फेज ऑफ एसएचएम। फेज ऑफ एसएचएम का मतलब अभी बता रहा था, फेज ऑफ एसएचएम का मतलब होता है कि ये मान लो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, एसएचएम करते करते यहाँ पर आए,
तो उस SHM करने वाले पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन कितने एंगल पर होगा। तो ये जो थीटा है, सर्कुलर मोशन की जो एंगुलर पोर्शन है, वो SHM करने वाले पार्टिकल के लिए फेज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल 0 डिग्री पर है, तो उस टाइम मीन पोजीशन पर होगा SHM। तो मीन पोजीशन का मतलब SHM का फेज 0 डिग्री है। ठीक है, चलते चलते ठीक है, सर्कुलर मोशन वाला 90 डिग्री पर आ गया और SHM करने वाला पार्टिकल ठीक है एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। तो इस टाइम में सर्कुलर मोशन के लिए एंगुलर पोजीशन 90 डिग्री है, तो हम बोलेंगे SHM के लिए फेज 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर फेज 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 डिग्री है और 360 डिग्री। फिर ये साइकिल कंटिन्यू होगा। ठीक है, क्योंकि SHM करने वाला पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा है, इसके लिए एंगुलर पोजीशन की कोई मीनिंग नहीं है। लीनियर मोशन में हम इसके लिए फेज डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसकी फेज 0 से 90 से 180 से 360 होती है और ये फेज रिप्रेजेंट करती है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो साइमल्टेनियसली सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल, उसकी एंगुलर पोजीशन कहाँ कहाँ पर आती है। ये SHM में डिटेल में हमने डिस्कस किया है, तो SHM वाला लेक्चर तुम लोग रिवाइज करोगे क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा यूज होगा। और ऑब्वियसली ये टोटल फेज है, तो फाई रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल फेज, जिसका मतलब है कि स्टार्टिंग में SHM करने वाले पार्टिकल की, मतलब t=0 पर SHM करने वाले पार्टिकल की फेज क्या होगी, वो फाई है। तो पॉइंट ये है कि अगर मैं एंड वाले पार्टिकल को बिल्कुल सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट करता हूँ, ठीक है, तो कंफर्म है कि इसका नेक्स्ट पार्टिकल भी बिल्कुल ऐसा ही SHM मोशन एग्जीक्यूट करे, उसका नेक्स्ट पार्टिकल भी बिल्कुल ऐसा ही SHM एग्जीक्यूट करेगा जैसा कि ओरिजिन वाला पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है। हर एक पार्टिकल बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम सिंपल हार्मोनिक मोशन होने का मतलब है हर एक पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन की के लिए एम्पलीट्यूड भी सेम होगी और फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। तो डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा फेज, क्योंकि हर एक पार्टिकल साथ साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। पहले ये वाला पार्टिकल अपना SHM मोशन स्टार्ट करता है, हो सकता है ये एक्सट्रीम पे जब पहुंचेगा ना, तो ये a/2 पर ही पहुंचा होगा और ये मीन पोजीशन पर ही होगा। ठीक है, तो हर एक पार्टिकल के लिए फेज डिफरेंट होगी SHM करने की, लेकिन हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड मतलब ये भी अल्टीमेटली सेम मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और ये सेम, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, मतलब 1 सेकंड में ये भी उतना साइकिल कंप्लीट करेगा जितना कि ओरिजिन वाला पार्टिकल कंप्लीट किया है। सारे पार्टिकल सेम फ्रीक्वेंसी का SHM एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, ये तो हो गई कि ओवरऑल स्ट्रिंग में पार्टिकल्स का मोशन कैसा हो रहा होगा। ठीक है, हर एक पार्टिकल SHM एग्जीक्यूट कर रहा होगा सेम एम्पलीट्यूड का, सेम फ्रीक्वेंसी का, विद सम फेज डिफरेंसेस। फेज डिफरेंसेस कितना होगा वो बाद की बात है। ठीक है, ऑब्वियसली हर एक SHM मतलब इसके अगले पार्टिकल का SHM लिखोगे तो उसके लिए फेज फाई मतलब कुछ अलग होगा। ठीक है, उसके और आगे वाले पार्टिकल का फेज कुछ अलग होगा। ठीक है, और अगर तुम अभी तक बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए आए हो तो मैं थोड़ा सा इससे डीप जाकर के अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि हमेशा नेक्स्ट पार्टिकल का जो फेज होगा वो प्रीवियस पार्टिकल के फेज के कंपैरिजन में ज्यादा होगा या कम होगा। हमेशा कम होगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन वाला पार्टिकल ना अपना अपना जो मोशन है वो कुछ कंप्लीट किया होगा और इसके बाद वाला जो पार्टिकल है ना वो ओरिजिन को फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कुछ आगे अपना मोशन आगे तक कवर कर चुका होगा और ये जो नेक्स्ट पार्टिकल है ना वो इस मोशन को कॉपी कर रहा होगा तो उसके पीछे होगा कुछ। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आगे चलेंगे ना तो आगे वाले पार्टिकल्स का जो फेज होगा, नेक्स्ट पार्टिकल्स का जो फेज होगा वो प्रीवियस पार्टिकल के कंपैरिजन में हमेशा कम होगा। मतलब कि ये मान लो 90 पे है तो हो सकता है ये 80 पर ही हो, उसकी बाद वाला वो 70 तक ही पहुंचा हो, क्योंकि ये तो बाद में ना यहाँ तक पहुंचेगा जहां तक पहले ही ओरिजिन वाले पार्टिकल्स या उसके प्रीवियस पार्टिकल्स पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डिस्कशन हो गया कि ओवरऑल पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा होगा, लेकिन हम ओवरऑल चाहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक वेव की भी इक्वेशन मिले। जैसे हमने जनरल वेव की इक्वेशन निकाला था, वैसे ही सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन लिखना चाहते हैं।
तो अभी अभी हम लोगों ने डिराइव किया, ये बिल्कुल फ्रेश मेमोरी है कि ओरिजिन वाले पार्टिकल का मोशन अगर ft होता है तो यही मोशन आगे कॉपी होता है, और ओवरऑल वेव मोशन की जो इक्वेशन होती है वो f ऑफ t माइनस एक्स बाई डी हो जाती है। मतलब ओरिजिन वाले पार्टिकल का जैसा भी मोशन है ना, उसमें t की जगह अगर हम t माइनस एक्स बाई वी लगा देते हैं तो वो मोशन वेव की इक्वेशन, वो मोशन वेव का मोशन बन जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, अभी पिछले डेरिवेशन से ही हम बोल सकते हैं कि अगर ओरिजिन वाला पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है तो ओवरऑल वेव की इक्वेशन होगी, मतलब इस स्ट्रिंग मीडियम के हर एक पार्टिकल की पोजीशन, किसी भी जनरल पार्टिकल की पोजीशन किसी भी जनरल टाइम t में, इसको मैं y x t सीधा लिख देता हूँ। वो होगी t को t माइनस एक्स बाई वी से हमने रिप्लेस कर दिया, साइन ऑफ ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस 5। तो वेव मोशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाती है a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा अपॉन वी, इसको मैं k लिख देता हूँ, x प्लस 5, और यहाँ पर k स्टैंड्स फॉर ओमेगा अपॉन वी, इसको हम इसका नाम रखते हैं वेव नंबर। ये स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक वेव की इक्वेशन कहलाती है। अगर कोई भी वेव मोशन सिंपल हार्मोनिक वेव है तो वो हमेशा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। इसमें हर एक टर्म क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी बताना डिफिकल्ट नहीं है। ए रिप्रेजेंट करता है एम्पलीट्यूड ऑफ व्हाट, ए रिप्रेजेंट करता है उस स्ट्रिंग के हर एक पार्टिकल के एसएचएम के एम्पलीट्यूड को, क्योंकि हर एक पार्टिकल इस स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड का एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हम इस एम्पलीट्यूड को एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बोलते हैं। ठीक, एम्पलीट्यूड हम डिफाइन तो करते हैं एसएचएम करने वाले पार्टिकल के लिए, हम पार्टिकल के साथ एम्पलीट्यूड एसोसिएट करते हैं, वो पार्टिकल कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है ये पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कहलाता है। लेकिन क्योंकि इस मीडियम का हर एक पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन कर रहा है, तो हम ये एम्पलीट्यूड इस वेव मोशन या स्ट्रिंग के साथ ही एसोसिएट कर देते हैं। हम बोलते हैं कि इस वेव की एम्पलीट्यूड ए है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर के हर एक पार्टिकल, इसके अंदर का हर एक पार्टिकल ए एम्पलीट्यूड का ऑसिलेशन कर रहा होगा। नेक्स्ट, उसी तरह से ओमेगा, ओमेगा क्या थी, ओमेगा ओरिजिन वाले पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन ये कहलाएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब है उसके अंदर क्या, उसके अंदर का हर एक पार्टिकल इसी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली पार्टिकल के एसएचएम से एसोसिएटेड है। ठीक है, जिसको कि हम वेव की, ठीक है, तो तुम लोग अभी इससे पहले एक्सरे, विजिबल लाइट, उसमें फ्रीक्वेंसी वेव की वेव की फ्रीक्वेंसी तुम बोलते थे कि ये 4000 नैनोमीटर है या 7000 नैनोमीटर है ना, या एक्सरे की कुछ अलग फ्रीक्वेंसी में बोल रहा हूँ, ये वेवलेंथ यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा था मान लो किसी वेव की फ्रीक्वेंसी जैसे रेडियो वेव है, ठीक है, या कोई भी वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 200 मेगाहर्ट्ज दी गई। ठीक है, तो वेव की फ्रीक्वेंसी 200 मेगाहर्ट्ज होने का मतलब उसके अंदर हर एक पॉइंट पर जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी है ना, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो हर एक पॉइंट पर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी 2000 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, मतलब कि एक सेकेंड में यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, मीडियम के हर एक पॉइंट पर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर रही होगी तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो कैसे ऑसिलेट करेगी, 2 × 10 पर, मेगा का मतलब है 6 और 3 9, 2 × 10⁹ टाइम्स एक सेकेंड में ऑसिलेट कर रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये वेव ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ओके। हाँ, उसके बाद के क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक, के को हम बाद में डिस्कस करेंगे। के रिप्रेजेंट करता है ओमेगा अपॉन वी, ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव है, फ्रीक्वेंसी का सोली लेना देना है
सोर्स से, इसको यहाँ पर हाईलाइट करके तुम लोग चाहो तो देख लो, इस वेव को ओरिजिनेट करने वाला जो सोर्स था ना वो डिसाइड करेगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक है, ठीक किस तरह से तुम ओरिजिन वाला पार्टिकल जैसे ऑसिलेट करे वैसे सारे पार्टिकल, यानी फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद जो ये स्पीड है वेव की वो सोर्स नहीं, वो मीडियम डिसाइड करती है। ये डिसाइड होती है मीडियम की प्रॉपर्टी से। ठीक है, ठीक है, तो k की वैल्यू होती है ये k, इसका नाम हम रख रहे हैं वेव नंबर, इसको हम बोल रहे हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्यों बोलते हैं वो बाद में समझेंगे। और वेव नंबर की वैल्यू होती है ओमेगा अपॉन बी के ऊपर। ठीक है, ठीक है, और फाई कहलाता है इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन। ठीक है, ठीक है, ये हो गई सिंपल हार्मोनिक वेव की स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो सिंपल हार्मोनिक वेव से एसोसिएटेड अभी थोड़ी देर के लिए ना हम डिस्कशन सिर्फ सिंपल हार्मोनिक वेव से करेंगे। सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए सारी चीजें पता लगाएंगे। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक वेव के बारे में सारी चीजें तुम्हें पता होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मतलब सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी तरह से इसी सिंपल हार्मोनिक वेव से एसोसिएटेड होते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक वेव में कोई कंफ्यूजन या उसका कोई पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो तुम्हें पता नहीं हो। ठीक है, ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए पहले टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि इक्वेशन दे दी जाएगी, उसको देख करके सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए एम्पलीट्यूड पूछी जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पूछी जाएगी, टाइम पीरियड पूछा जाएगा, वेव नंबर पूछा जाएगा, ठीक है, इनिशियल फेज ऑफ ऑरिजिन पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी दूसरी चीज सिंपल हार्मोनिक वेव के साथ, तो सिंपल हार्मोनिक वेव के साथ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेलोसिटी, वेव नंबर, ये सब तो ठीक है यहीं से निकाल सकते हो। इन सारी चीजों में तो ये सारी चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन किसी भी सिंपल हार्मोनिक वेव के साथ एक और चीज एसोसिएट होती है, वो कहलाती है वो कहलाती है वेवलेंथ ऑफ द सिंपल हार्मोनिक वेव। तो सिंपल हार्मोनिक वेव की वेवलेंथ कैसी होती है वो पता करने के लिए, ठीक है, हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, अभी मैंने स्ट्रिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने बोला है कि ओरिजिन वाले पार्टिकल को ना हम ऐसे एसएचएम करा दें, ठीक है, साइनसॉइडली ऑसिलेट करें। ठीक है, इस ओरिजिन वाले पार्टिकल की जो पोजीशन है, इस ओरिजिन वाले पार्टिकल की जो पोजीशन है इस ओरिजिन वाले पार्टिकल की जो पोजीशन है वो टाइम के साथ साइनसॉइडली यूं इस तरह से ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, तो इसको देख करके आगे वाले पार्टिकल भी वैसे ही ऑसिलेट कर रहे हैं। इस तरह से ऑसिलेट करने की वजह से ओवरऑल स्ट्रिंग मीडियम की शेप कैसी हो जाएगी, मतलब जब सिंपल हार्मोनिक वेव स्ट्रिंग से ट्रैवल करेगी तो ओवरऑल स्ट्रिंग की शेप कैसी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि किसी भी टी टाइम में हम जानना चाहते हैं कि स्ट्रिंग मीडियम की शेप कैसी हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पर y एज अ फंक्शन ऑफ x हम पता करना चाहते हैं। मैथमेटिकली हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को अगर तुम्हें मैथमेटिक्स, ठीक है, से तुम थोड़ा बहुत फेमिलियर हो तो तुम इस इक्वेशन को देख करके कह सकते हो हमें वेव मोशन की इक्वेशन दे दी जाएगी तो उसमें टाइम भी वेरिएबल होगा, एक्स भी वेरिएबल होगा। हम टाइम की वैल्यू भी पुट करेंगे कि किस टाइम में तुम्हें पोजीशन चाहिए, और एक्स की वैल्यू भी पुट करेंगे किस पार्टिकल की पोजीशन चाहिए, तब जाकर के हमें फाइनल पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू, टाइम की वैल्यू पुट करने के बाद हमें उस पर्टिकुलर पार्टिकल की पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी टाइम पे सारे पार्टिकल की पोजीशन देखना चाहते हैं, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x देखना चाहते हैं कि अलग अलग स्ट्रिंग का जो अलग अलग पार्टिकल है, ये सारे जो अलग अलग पार्टिकल है ये ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर कहाँ कहाँ पर होंगे, तो हम टाइम की वैल्यू कुछ सब फिक्स, मतलब टाइम की वैल्यू कुछ पुट कर देते हैं। ठीक है, टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर दिया तो हमें 2 सेकेंड पर ना सारे पार्टिकल की पोजीशन पता चलेगी।
तो तुम देख सकते हो जैसे ही टाइम की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है ना, ये साइनसॉइडल फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक, इसको पुट करने के बाद ये वाला जो टर्म है ना, ये तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। तो तुम देख सकते हो साइन के एक्स प्लस यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ गई, उसको थीटा मान लो। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो फंक्शन है ना, ये जो y एज अ फंक्शन ऑफ x है, ये ओवरऑल साइनसॉइडल फंक्शन है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रिंग की शेप बिल्कुल साइनसॉइडल शेप की होगी। ठीक, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जब हम सिंपल हार्मोनिक वेव सेंड करते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रिंग की शेप अपने आप साइनसॉइडल हो जाती है। ठीक है, तो तुम स्ट्रिंग को देख करके ही बता पाते हो कि इसमें बिल्कुल साइनसॉइडल वेव ट्रैवल कर रही होगी, मतलब स्ट्रिंग की जो शेप है ना, वो कुछ इस तरह की हो जाती है, हो गई होगी। ठीक है, इस तरह से, और ये चीज आगे ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो अगर ये अगर सिंपल हार्मोनिक वेव स्ट्रिंग से ट्रैवल कर रही है तो ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल स्ट्रिंग की जो शेप होगी, ठीक है, वो कैसी होगी? स्ट्रिंग की शेप मुझे ड्रॉ करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ, ये सब कुछ पहले के नोट्स। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर हम, ठीक है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। अगर मान लो हम, अगर किसी मीडियम में बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रैवल कर रही है इस तरह की, ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रिंग की शेप कैसी होगी? वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, शेप कैसी होगी? कुछ इस तरह की होगी। बिल्कुल साइनसॉइडल शेप होगी। तो अगर वेव की शेप साइनसॉइडल होगी तो अब इससे क्वेश्चन उठता है कि ओवरऑल क्या हो रहा होगा, तुम थोड़ा इमेजिन कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा कलर, इसको तुम थोड़ा रेफरेंस से कंपेयर करोगे। ये तुम्हारी वेव है, ठीक है, और टाइम के साथ साथ ना किसी एक टाइम इंस्टेंट पे स्ट्रिंग की शेप कुछ ऐसी होगी। जैसे जैसे टाइम पास कर रहा होगा, ये वेव धीरे 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 यूं इस तरह से आगे जा रही है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद वेव यहाँ पर आ जाएगी। ये जो रेड वाली वेव ड्रॉ की है, ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूँ कि स्टार्टिंग से कुछ यहाँ पर पहुंच जाएगी। ठीक, उसके बाद क्या होगा? ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद, इसके बाद ये और आगे जाएगी और आगे जाएगी। ठीक, कुछ यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और इस तरह से ये जो वेव है ना, यूं इस तरह से आगे चलती जाएगी मीडियम में। ठीक है, एग्जैक्टली वी स्पीड से ट्रैवल करती हुई। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रिंग की शेप जब देखोगे तो कुछ इसी तरह की रियल टाइम में दिखेगी कि ये शेप है, ये कुछ ऐसे टाइम के साथ आगे की तरफ ऐसे प्रोपेगेट करती जाती है। ठीक है, ठीक है, हालांकि मैं इसका कंप्लीट पार्ट नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे भी है ना, तुम्हें ओवरऑल इसके पीछे भी इसी तरह की शेप इमेजिन करो, आगे भी इसी तरह की शेप इमेजिन करो, और स्ट्रिंग पे बिल्कुल ये साइनसॉइडल शेप कंटिन्यूअसली वी स्पीड से ट्रैवल करते जा रही होगी, अगर स्ट्रिंग में सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रैवल कर रही होगी तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि जब ये सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रैवल कर रही होगी उस टाइम में अगर तुम देखना चाहते हो कि कोई भी पार्टिकल कैसे मूव कर रहा होगा,
तो ये यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है और अभी स्ट्रिंग का पार्टिकल जो इस बॉक्स के अंदर है वो यहाँ पर है, मीन पोजीशन पर है। इस पार्टिकल को देखना वो कैसे ट्रैवल करता है। जब ये मीडियम ट्रैवल कर रही, सॉरी, जब ये वेव मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो इसको थोड़ा सा ठीक है, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। मान लो ये पार्टिकल ये है, इस पार्टिकल को देखना चाहते हैं कि टाइम के साथ ये क्या आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। तो यहाँ पे बाकी जगह ना तुम ब्लॉक कर देते हो और यहाँ पे ऐसा छोटा सा विंडो बना लेते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे वेव आगे ट्रेवल करेगी तुम देखोगे, बॉक्स के अंदर वाले पार्टिकल को देखना, मीन पोजीशन पर है, वेव आगे ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। ठीक है, फिर टाइम पास हो रहा है, पार्टिकल नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, मीन पोजीशन पर आ गया। फिर टाइम पास हो रहा है, पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पर, फिर पार्टिकल इसी तरह से वापस एक साइकिल कंप्लीट करके दोबारा अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। ठीक है, तो वेव वेव मीडियम में ना आगे की तरफ v स्पीड से ट्रैवल कर, लेकिन कोई भी पार्टिकल मीडियम के अलोंग स्ट्रिंग के अलोंग ट्रैवल नहीं कर रहा है, पार्टिकल सिर्फ अप डाउन ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और सिंपल हार्मोनिक वेव के केस में बिल्कुल साइनसॉइडली सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स तो रिलेटेड हो गए कि ओवरऑल कैसा मोशन हो रहा होगा, ये इक्वेशन हो गई, और ओवरऑल कैसा मोशन हो रहा होगा वो थोड़ा बहुत मैं तुम्हें आइडिया दे रहा था। हाँ, तो इसमें अगला पॉइंट ये आता है कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक वेव के साथ हम एसोसिएट करते हैं सिंपल हार्मोनिक वेव की वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होती है? ठीक है, वेवलेंथ का मतलब होता है इसमें, ठीक है, जूनियर क्लासेस में तुम्हें पढ़ा होगा कि दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, या फिर दो ट्रॉफ्स के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, ये भी लैम्डा कहलाता है। ठीक है, तो वेवलेंथ की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले तुम्हारे बेसिक एसएचएम का थोड़ा टेस्ट। ठीक है, मान लो ये कोई वेव का पार्ट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये पहले भी मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों से पूछा हुआ है। ठीक है, इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, मान लो कुछ ऐसा कलर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा हुआ है तुम लोगों से। इसकी एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ यहाँ, ठीक, रेफरेंस के लिए, ठीक, एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में बता दिया गया है कि ये वेव इस तरह से आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है। ठीक है, इसको काम करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ठीक है, ये है, बस, ठीक है, ये है वेव। ठीक है, और ये तुम्हारी रेफरेंस लाइन। ठीक है, और ये वेव ट्रैवल कर रही है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, वी स्पीड से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अभी तुम लोगों को सॉल्व करना है। अगर ये वाला पार्ट तुम समझोगे तभी, ठीक है, वेव में मतलब वेव ऑप्टिक्स में तुम आगे कुछ कर पाओगे। ठीक है, मान लो किसी मीडियम में सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रैवल कर रही थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और मीडियम की जो शेप है, स्ट्रिंग की जो शेप है वो मैंने ड्रॉ कर दी। तो इसमें मैं अलग अलग पॉइंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम्हें बताना है कि ये सारे पॉइंट्स ऑब्वियसली, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स
सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो तुम्हें बताना है कि इन सारे पॉइंट्स के फेज कितने कितने हैं। ठीक है, एक एक करके जल्दी जल्दी तुम आंसर करते जाओ। इन पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स, इनका नाम क्या क्या है। ये पॉइंट ए है, बी है, ठीक है, सी है, डी है, ई है। सी की जो डिस्टेंस है वो ए अपॉन √2 है, और ई की जो डिस्टेंस है ए अपॉन 2 है, और यहाँ पे एफ भी है, और एफ की जो डिस्टेंस है वो है √3 ए अपॉन। इन सारे पॉइंट्स की फेजेस तुम्हें बतानी है। ऑब्वियसली वेव आगे ट्रेवल कर रही है और ये सारे पार्टिकल्स अपनी जगह पे साइनसॉइडली ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स अपनी जगह पे साइनसॉइडली ऑसिलेट कर रहे हैं। तो तुम्हें बताना है कि जिस मोमेंट पे मैंने स्ट्रिंग की शेप ड्रॉ किया, उस मोमेंट पे ये पार्टिकल्स अपने एसएचएम के किस फेज में होंगे, पता लगाओ। ठीक है, हर पॉइंट का फेज पता लगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, ए के लिए अगर फेज पूछा जाएगा तो ये तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं डिग्रीज में ही बता रहा हूँ कि 270 डिग्री होगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सट्रीम पर। ठीक है, उसी तरह से डी के लिए पूछा जाएगा तो +90 होगा। ए और डी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है, बाकी के लिए बता। बी के लिए फेज क्या होगा, तो बी मीन पोजीशन पर है, तो हम सोचेंगे एसएचएम करने वाले पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग मीन पोजीशन पर क्या फेज हो सकती है। तुम सोच रहे हो कि 0 डिग्री हो सकती है, नहीं, 0 डिग्री भी हो सकती है, और मीन पोजीशन पर 180 डिग्री भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए कि एसएचएम करने वाले पार्टिकल, अगर एसएचएम करने वाला पार्टिकल मान लो वाई एक्सिस पे कुछ इस तरह से, ऐसे सर्कल, ठीक है, तो एसएचएम करने वाला पार्टिकल यहाँ पर ऐसे फिगर ड्रॉ करने में भी टाइम लग जाता है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे कम टाइम लगता है। ठीक है, तो ये एसएचएम करने वाला पार्टिकल तुम्हें पता है कि ये ऐसे मीन से एक्सट्रीम जाता है, और सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल 0 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, एसएचएम करने वाला पार्टिकल एक्सट्रीम से ये वापस मीन पोजीशन पर आता है, और सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल 90 से 180। एसएचएम करने वाला पार्टिकल 180 से 270 जाता है, सर्कुलर मोशन करने वाला, तो मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाता है, सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल 180 से 270। और लाइक वाइज फोर्थ क्वाड्रेंट में जब सर्कुलर मोशन रहता है, ठीक है, 270 से 360, उस टाइम में एसएचएम करने वाला पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो हमें एसएचएम करने वाले पार्टिकल्स की पोजीशन बता दी गई है, उसके करस्पॉन्डिंग फेज पता करना है। एसएचएम करने वाले पार्टिकल का फेज बताना है, तो एसएचएम करने वाले पार्टिकल के फेज का मतलब होता यही है
कि उसके करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल कहाँ पर होगा। तो ये जो पॉइंट बी है ना, इस पॉइंट को अगर देखोगे तो ये मीन पोजीशन पर है, ठीक है। लेकिन मीन पोजीशन पर एसएचएम करने वाला पार्टिकल 2 बार आता है, एक तो ठीक है 0 डिग्री पर और दूसरा 180 डिग्री पर, ठीक है। 180 डिग्री पर भी एसएचएम करने वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है, लेकिन उस टाइम में वो नेगेटिव वाई में जा रहा होता है और 0 डिग्री में पार्टिकल पॉजिटिव वाई में जा रहा होता है। तो हम डायरेक्टली सिर्फ ये देख करके कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, वो पार्टिकल पार्टिकल का फेज 0 डिग्री में नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है वो पार्टिकल ना यहाँ से ऊपर जा करके अभी इस टाइम इंस्टेंट का स्नैप लेकर के तुमसे पूछा जा रहा है कि फेज बताओ, तो हम यहाँ पे हम देखेंगे ये नीचे जा रहा है तो फेज 180 डिग्री बोलेंगे, और हम देखेंगे पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इस टाइम में फेज 0 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हमें वेव के लिए बताना है कि बी पॉइंट का फेज क्या होगा, तभी बता सकते हैं जब इस पार्टिकल की गिवन मोमेंट में हमें वेलोसिटी पता हो। वेलोसिटी कैसे बताएंगे, उसके लिए हमें वेव की वेलोसिटी दे दी गई है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो हम ये बता सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ी देर के बाद वेव की जो शेप होगी, क्योंकि ये राइट डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है, बिल्कुल थोड़ी देर बाद तुम गेस कर सकते हो कि वेव की जो शेप है ना वो कुछ इस तरह की हो जाएगी, ठीक है। और वेव की शेप से गेस कर सकते हो, वेव की शेप से गेस कर सकते हो कि इन सारे पार्टिकल की वेलोसिटीज, ठीक है, इससे पहले, इससे जस्ट पहले क्या क्या होगी वो बता सकते हो। बाद में शेप यूं हो गई है, पहले शेप यूं, इसका मतलब क्या है कि ये सारे पार्टिकल जो है ना वो किधर मूव कर रही है, नीचे मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तभी तो ये अपने एसएचएम में नीचे जा रहे होंगे, इधर वाले जो पार्टिकल है ये ऊपर जा रहे होंगे इस मोमेंट पे, तो ओवरऑल जो वेव की शेप है ना वो यहाँ पहुंच गई है। ऐसे ही तो वेव ट्रेवल कर रही है ना, पार्टिकल थोड़ी ट्रेवल किया है, हर पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेशन कर रहा है और ओवरऑल जो ये शेप है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो इस मोमेंट पे बी की जो वेलोसिटी है वो डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इसके जस्ट बाद वेव की शेप से पता चल रहा है कि पार्टिकल बी को यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। तो गिवन मोमेंट पे बी की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, मतलब फेज 0 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री है, ठीक है। लाइक वाइज सी के लिए बताओ। सी के लिए बताओ। मैं सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए वो लैम्डा की वैल्यू लिखूंगा। आज की क्लास के लिए इतना ही है। कल बस लास्ट पॉइंट इसमें रह गया है सुपरपोजिशन वाला, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वाला ये पार्ट था, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना मैं सोचा कि ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ठीक है, अगर ये पार्ट याद नहीं होगा तो फिर वेव एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये जो सी पॉइंट है ना वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, a/√2 पर है, तो हम सोचेंगे प्लस a/√2 का मतलब है, प्लस a/√2 का मतलब है पार्टिकल कुछ प्लस a/√2 यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो ये वाली डिस्टेंस अगर मान लो, ये वाली डिस्टेंस a/√2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहाँ पर होगा, एसएचएम करने वाला पार्टिकल यहाँ पर होगा, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है कि एसएचएम वाला यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तब भी वो एक बार a/√2 पोजीशन पर पहुंचेगा, इसके करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन यहाँ पर होगा, फेज कुछ और होगा, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा वेलोसिटी किधर की तरफ है, ठीक है। सिर्फ पोजीशन से, सिर्फ a/√2 से नहीं पता चलेगा। इसमें पता है कि ये जो पार्टिकल है ना, ये जो सी पार्टिकल है, ये a/√2 पर है लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सी की स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर सी की स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो a/√2 पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होने का मतलब एसएचएम करने वाला पार्टिकल यहाँ पर है और सर्कुलर मोशन करने वाला पार्टिकल यहाँ पर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग फेज कितना होगा,
क्योंकि ये डिस्टेंस a/√2 है, तो हम गेस करके बता सकते हैं ये एंगल 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये a/√2 है, ये a है, तो 45 डिग्री। इसका मतलब फेज कितना होगा? फेज होगा ये वाला है 180 माइनस 45, ये वैल्यू कितनी होगी? 135 डिग्री। ठीक, इसका मतलब है ये जो पार्टिकल C है वो कितने फेज पर होगा? ठीक है, उसी तरह D का फेज क्या होगा? D का फेज 90 डिग्री होगा। E का फेज कितना होगा? E ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है और a/2 पर है, तो a/2 पर यहाँ पर जो ये 30 डिग्री होगा a/2 पर। ठीक, अब मैं सबके लिए नहीं कर रहा हूँ, खुद से भी अब तुम कर सकते हो 30 डिग्री। ठीक, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट होता, इसके पास मीन पोजीशन पर है, ये 0 डिग्री वाला पार्टिकल है, तो तुम देख सकते हो बी से कि हर एक पार्टिकल की फेज को तुम देख करके बता सकते हो कि जो चीज़ मैं तुम्हें पहले बता रहा था वो चीज़ यहाँ मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट करके भी वेरीफाई कर ली है कि जैसे जैसे हम मीडियम के अलोंग आगे ट्रैवल करेंगे, फेज डिक्रीज कर, हर नेक्स्ट पार्टिकल फेज में कम होगा। ठीक है, फेज में लैग कर रहा होगा, और हर प्रीवियस पार्टिकल फेज में लीड कर रहा होगा, क्योंकि इन्होंने पहले मोशन स्टार्ट किया और आगे आने वाले पार्टिकल बाद में अपना मोशन स्टार्ट किया। अगर वेव इधर ट्रैवल करी, अगर उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, तो ये सारी सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, फेज कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम लोग वेवलेंथ डिफाइन कर सकते हैं। वेवलेंथ का मतलब होता है कि ऐसे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो कि सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे तुम इस एग्जांपल से भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पॉइंट बी और यहाँ पर पॉइंट, मान लो इस जगह पर कोई पॉइंट होता, ये ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो इन दोनों पर थोड़ा तुम, इन दोनों को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को देखो, ये दोनों सेम पोजिशन पर है लेकिन सेम फेज पर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ठीक, तो बिल्कुल सेम फेज वाला ये वाला पॉइंट होगा, ये सेम पोजीशन पर भी है, सेम वेलोसिटी पे है, ये दोनों पॉइंट सेम फेज में होंगे। ठीक है, तो हम लोग वेवलेंथ डिफाइन करते हैं ऐसे दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो कि सेम फेज में ऑसिलेट करेंगे। सेम फेज का मतलब ऑब्वियसली 360 का गैप होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं? अगर ये पॉइंट लेता हूँ तो इसका अगला पॉइंट सेम पोजीशन पर तो ये है, लेकिन अगर वेव इधर की तरफ ट्रैवल कर रही है तो 1 सेकेंड के बाद वेव की शेप कुछ यूं हो रही है, तो हम यही बोल सकते हैं ये पहला पार्टिकल जो था ना, ये तो नीचे मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है, ये दोनों सेम फेज में हो ही नहीं सकते। इसके बाद इस पोजीशन के बाद जो अगली पोजीशन आएगी, ठीक है, सेम फेज के लिए, वो कहाँ पर आएगी पता है? इसी की तरह तुम यहाँ, ये वाला पॉइंट है जो कि नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स सेम फेज वाले पोजीशन, सेम फेज वाले पॉइंट्स होंगे। ये दोनों पॉइंट्स सेम फेज में SHM एग्जीक्यूट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि इस सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करें, और वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक देता हूँ कि अगर हमारे पास, ठीक है, ये वेव है और ये मान लो, सॉरी इसको मैं थोड़ा अलग कलर से, ठीक है, मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए वेव आगे की तरफ ट्रैवल करेगी, मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तुम किसी एक पॉइंट का मोशन देखो, एक पार्टिकल का मोशन देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे वो बॉक्स ही ड्रॉ कर देता हूँ, नहीं तो तुम्हारा देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पार्टिकल के मोशन को देखना है तुम्हें, और इसको मैं एक बॉक्स से इनक्लोज कर दे रहा हूँ। इस बॉक्स के अंदर जो पार्टिकल है उसको देखना है। ठीक, ये हमारी सिंपल हार्मोनिक वेव है। ठीक है, ये ट्रैवल कर रही है कंटिन्यूसली।
ठीक है। तो जैसे जैसे ये वेव आगे जाएगी ना, तो ये जो बॉक्स के अंदर वाला पार्टिकल था, ये मीन से पहले नेगेटिव एक्सट्रीम पर जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद मीन पर आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जाएगा, और फिर उसके बाद मीन पर आएगा, ठीक है। तो तुम ऐसा ही होगा, ठीक, ऐसा ही होगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस फिगर को ना और एक बार अच्छे से देखो, ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि एक साइकिल, किसी भी पार्टिकल को देख सकते हैं, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है, ठीक है, जितनी देर में इस वेव के अंदर का कोई भी एक पार्टिकल अपना एक कंप्लीट साइकिल पूरा करता है, उतनी देर में ओवरऑल जो वेव है ना, वो लैम्डा डिस्टेंस आगे चली जाती है। मतलब ये सेम शेप को ना ओवरलैप कर लेगी। इसको तुम पिक्टोरियली थोड़ा देखने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो पार्टिकल मैंने यहाँ बॉक्स के अंदर ड्रॉ किया है, ये अभी, ठीक है, अपना क्वार्टर मोमेंट, क्वार्टर साइकिल पूरा किया है, ठीक है। तो वेव की शेप कुछ आगे चली गई है, ठीक है। हाफ साइकिल पूरा किया है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। मैं कह रहा हूँ कि इसको हम आगे चलते हैं, क्वार्टर साइकिल, हाफ साइकिल पूरा किया, वेव की शेप बिल्कुल पलट गई है। लेकिन इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वार्टर में पार्टिकल एक्सट्रीम पर, फिर अगला क्वार्टर कंप्लीट करने के बाद जब ये पार्टिकल दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, उस टाइम में ये वेव अपनी शेप को दोबारा ओवरलैप कर लेगी, जिसका मतलब है कि वेव बिल्कुल लैम्डा डिस्टेंस आगे चली गई है, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि जितना टाइम पार्टिकल को अपना एक साइकिल कंप्लीट करने में लगता है, उतना टाइम वेव को लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगता है। तो वेव को लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करने का टाइम कितना लगेगा? टाइम की वैल्यू होगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करने में, इस वेव को लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लगेगा? लैम्डा अपॉन बी। और ये टाइम उतना ही होगा जितना कि एक पार्टिकल को, ठीक है, एक पार्टिकल के एसएचएम को अपना एक साइकिल, किसी भी पार्टिकल के एसएचएम को एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, और वो टाइम हमें पता है, ठीक है, वो कैपिटल टी है। और वो टाइम, ठीक है, ये जो टी है ना, ये एसएचएम करने वाले पार्टिकल का टाइम पीरियड कहलाता है। और ये टाइम पीरियड कितना है, हमें अगर एसएचएम पता है तो वो हम निकाल सकते हैं। ठीक, एसएचएम की नॉलेज से तुम्हें पता है एसएचएम की फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है, तो एसएचएम के लिए जो टाइम पीरियड की वैल्यू होती है वो 2π/ओमेगा होती है। ये भी एसएचएम की थ्योरी है। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/T ओमेगा/2π। ये तुम्हें याद होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड पता है, और हमें लीनियर फ्रीक्वेंसी भी पता है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी यानी लीनियर फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं, ठीक है। तो इससे जो है v की वैल्यू हमारी हमें पता चलती है। v की वैल्यू होती है, ये फेमस इक्वेशन है, यहाँ पे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, लैम्डा अपॉन टी, ठीक है। और 1/t को हम लैम्डा अपॉन एफ लिख सकते हैं। और किसी भी सिंपल हार्मोनिक वेव के लिए ये इक्वेशन ट्रू होती है, वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है। तो मीडियम अगर सेम है तो स्पीड चेंज नहीं हो सकती है, ठीक। अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी से तुम ऑसिलेट करोगे तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, अगर कम फ्रीक्वेंसी रखोगे तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, अगर ये दोनों सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो सकती, ठीक, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मान लो मीडियम चेंज हो रही है तो स्पीड चेंज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे हमने किसी सोर्स ऐसे डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, तो अगर सेम सोर्स का वेव मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी तो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्पीड कम है, यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, मीडियम चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज करेगी। तो हम फिर इस इक्वेशन से बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी तो सेम है, तो अगर स्पीड बढ़ रही है ना तो वेवलेंथ बढ़ेगा, स्पीड कम हो रही है तो वेवलेंथ कम होगा। तो ओवरऑल वेव की जो शेप्स होंगी इसमें इसमें वेवलेंथ ऐसे कम होगा, और इसमें दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम है बिल्कुल,
लेकिन मीडियम चेंज कर गया ना, तो स्पीड चेंज होने के लिए वेवलेंथ चेंज होगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, बाकी अब हम लोग बाकी पॉइंट्स, जो सुपरपोजिशन वाले पॉइंट्स हैं, वो नेक्स्ट क्लास में कल डिस्कस करता हूँ। इनको तुम लेकिन रिवाइज कर लेना, जितने भी पॉइंट्स आज मैंने डिस्कस किया। अगर ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद है तुम्हें तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर याद नहीं है तो इन सारे पॉइंट्स को तुम रिवाइज कर लोगे। ठीक है, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक तो पूछ सकते हो, वरना हम क्लास ओवर करेंगे।